दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको पता है 2.6 अपना स्टार्ट है और उसमें से उसका क्वेश्चन नंबर 6 वर्ड प्रॉब्लम जो चल रहा है दोस्तों। तो आज के जो क्वेश्चंस होंगे बहुत अच्छे से ध्यान देना। मार्कर तो मुझे मिल चुका है बट मैं ये क्वेश्चन इस पे ही करवाने वाला हूँ, क्योंकि इस पे क्या ये फ़ायदा होगा हमें कि जैसे अभी बोर्ड बहुत छोटा है तो ये क्या थोड़ा लेंथी होगा, तो मैं रफ करने के बाद जो अगर मुझे बैक का कुछ दिखाना होगा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा कि ये पूरा वर्ड प्रॉब्लम मैं इसी पेज पे कवर कर देता हूँ, आगे फिर मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगा। ओके दोस्तों, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, पर मैं आपको कुछ अच्छा मिले इसके लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। हाँ, उससे पहले वीडियो को क्या करे, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्या करे दोस्तों, शेयर करे। ओके, शेयर जितना ज़्यादा करे दोस्तों शेयर कर दे, क्योंकि आपका शेयर करना हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, एनर्जी ड्रिंक होता है दोस्तों। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो दोस्तों आप ध्यान दोगे, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग earthen pots. He makes certain number of pots on a daily basis. Production cost of each pot rupees 40 more than 10 times total. इसमें कुछ चीज़ें याद हो। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बट समझना बहुत कमी है, ज़्यादा नहीं समझ रहा। क्वेश्चन में एकदम घुल मिल मत जाना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दोगे आपको आराम से याद हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ ध्यान देना कि मिस्टर कासम ने क्या किया था, मतलब पोर्ट बनाता है वो डेली, क्या बनाता है, पोर्ट बनाता है। तो हमें फाइन क्या करना है पहले उस पर ध्यान दो। क्या क्या दिया है, ये बीच वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला, एक मिनट पेन ले लूँ मैं। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पोर्ट रुपीज 40 मोर देन 10 टाइम। इसको अभी ध्यान मत दो, इसको आगे ध्यान देंगे हम। यहाँ से ध्यान देंगे, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पोर्ट्स पर डे इस रुपीज 600, मतलब जितना पोर्ट बनाता है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आता है, मतलब उसका खर्चा कितना आता है, 600 रुपीज़। कितना खर्चा आता है, जितना भी डेली वो पोर्ट बनाता है उसका खर्चा कितना आता है, 600 रुपीज़। अब हमें फाइन क्या करना है, फाइन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पोर्ट, एक पोर्ट बनाने में कितना खर्चा जाता है वो फाइन करना है, और एक दिन में वो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट कितना बना लेता है, कितने पोर्ट्स बना लेता है वो। ओके, तो दोस्तों हमें क्या फाइंड करना है, पहले बता देता हूँ। टोटल कॉस्टिंग कितनी आती है दिन भर का, 600, और हमें एक पोर्ट फाइंड करना है कि वो क्या, मतलब कि एक पोर्ट पे कितना खर्चा आता है, और नंबर ऑफ डेली दिन भर में वो कितने पोर्ट बना लेता है। ओके, दिन भर में नंबर ऑफ पोर्ट कितने बना लेता है और एक का खर्चा कितना आता है वो हमें क्या करना है, एक पोर्ट का खर्चा कितना आता है वो फाइंड करना है। टोटल दिया हुआ है पर एक का नहीं दिया, और कितना बनाएंगे वो भी नहीं दिया हुआ है, तो हमें ये दोनों क्या करना है, फाइंड करना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं जितना बोलूँ उतना ही ध्यान दो। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, एकदम फोकस बना के रखो। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। लेट द number of ports Mr. Kasam makes per day be X। तो दोस्तों मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ लिखा है ना कि हमें ये भी फाइंड करना, नंबर ऑफ पोर्ट्स ही मेक्स पर डे। तो हमें पता नहीं है वो दिन भर में कितने पोर्ट बना लेता है, हमें पता नहीं, तो हमने उसको क्या ले लिया, एक्स। लेट द नंबर ऑफ पोर्ट्स मिस्टर कासम मेक्स पर डे भी एक्स, वो ले लिया। अब हमें प्रोडक्शन कॉस्ट पता है, ना कि टोटल जितना दिन भर में जितने पोर्ट्स बनाते हैं उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आता होगा, बताओ फटा कमेंट से बताओ। जितना पोर्ट्स बनाता है उसका कितना आता है, 600। कितना आता है, 600, तो मैं वो भी लिख लूँगा। देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट of all ports, जितना दिन भर में पोर्ट्स बनाता है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पोर्ट्स कितना आता है बताओ, रुपीज 600। कितना आता है, रुपीज 600। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ मैं। हाँ ओके, अब टोटल हमें पता चल गया कि दिन भर में जितना बनाता है उसका खर्चा कितना था, 600, पर एक पोर्ट पे कितना खर्चा आता है मुझे पता नहीं है। तो अब मैं वो फाइंड करूंगा, वो कैसे फाइंड करूंगा आपको पता है। 600 को जब मैं टोटल नंबर ऑफ पोर्ट से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा कि एक पोर्ट का खर्चा कितना आता है। तो मैं लिखूंगा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पर
पोर्ट, एक पोर्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आएगा ये फाइंड करने के लिए दोस्तों मुझे 600 को इससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ, 600 डिवाइडेड बाय एक्स, और ये क्या है, रुपीस है दोस्तों। तो मैं इसके आगे क्या लिख देता हूँ, रुपीस का साइन दे देता हूँ। समझ में आया कि नहीं। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितना बना है मुझे पता नहीं, तो मैंने एक्स ले लिया। प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है 600, पर एक पोर्ट का खर्चा कितना है मुझे पता नहीं, वो फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, 600 को एक्स से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। दोस्तों अब मैं चलता हूँ, जो हमें कंडीशन दिया है, फ्रॉम दी गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन में क्या दिया। अब हमारे ये काम क्या है दोस्तों, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पोर्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पोर्ट, ध्यान देना अच्छे से, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पोर्ट ₹40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स। इस पे ध्यान देना, इसी से मैं फ्रेम करने वाला। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पोर्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ईच पोर्ट का कितना था, बोलो फटाक से, 600 अपॉन एक्स। ओके, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा ना प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पोर्ट, ये मुझे मिलेगा एक पोर्ट का खर्चा कितना आता है। तो मैंने इसको इक्वल लिख लिया। अब इसके आगे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पोर्ट ₹40 मोर, ₹40 मोर मतलब क्या होता है, इसको दूसरे कलर में लिखता हूँ, 40 मोर मतलब +40, 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स, 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स। ध्यान देना दोस्तों, टोटल 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितना बना है मुझे पता नहीं, तो मैंने उसको भी क्या ले लिया, एक्स। तो दोस्तों इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। फ्रॉम द गिवन कंडीशन में क्या लिखा, फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पोर्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पोर्ट अपने को पता नहीं है वो कितना है, 600 अपॉन एक्स इज इक्वल के आगे क्या है, पोर्ट ₹40 मोर। ओके, इधर इज था, इज मैंने लिखा नहीं दोस्तों, चलो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इज, इधर इज है। ओके, इज है, मैंने बताया इज मतलब क्या होता है, इक्वल। तो ईच पोर्ट का खर्चा कितना, 600 को मैं एक्स से डिवाइड करूंगा तो ईच पोर्ट का मिल जाएगा। और आगे क्या लिखा है, इज 40 मोर मतलब प्लस, और 10 टाइम द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, 10 टाइम द टोटल नंबर हमें नहीं पता, उसको हमने एक्स लिया था। अब दोस्तों आगे का तो एकदम सिंपल, आगे का आपको आता होगा। एक्स को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो चलो मल्टीप्लाई करता हूँ। एक्स ये कितना हो जाएगा, 10x प्लस 40, और इधर कितना बचेगा, 600। कितना बचने वाला है, 600। दोस्तों ध्यान देना एकदम अच्छे से। अब आगे, अब क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाई, ये अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10x², और ये कितना आ जाएगा, 40x, और ये 600 अंदर आ जाए, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है, तो कितना 600। ओके, अब सब में से क्या करूंगा दोस्तों, देखो 10 सब में से बाहर आ सकता है, कॉमन आ सकता है, इक्वेशन थोड़ा हमारा छोटा हो जाएगा, तो मैं 10 को थोड़ा बाहर ले लूँगा। 10 को मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचा x² प्लस 10 4 ज़ा 40। ओके, अब इसको डिवाइड करूँगा, 10 6 ज़ा 60, और आगे क्या, एक 0। ओके, तो इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 0। ओके, अब दोस्तों 10 ये दोनों मल्टीप्लाई में, इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ध्यान दो, ये भी करके दिखाता हूँ। x² प्लस 4x माइनस 60, 0/10। अब आंसर क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 60 इक्वल 0/10। कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। कितना हो जाएगा, 0। अब प्रदीप सर का वही पुराना वाला चीज़ आपको पता है क्या करना है, इसको मैं दूसरे पेज पे कर लेता हूँ। रेड हो गया। तो ये इक्वेशन को ऐसे ही रखता हूँ मैं, पर आप कैमरामैन बस इतना ही कवर करें, बच्चों को इतना क्लियर दिखना चाहिए। तो हमारा जो इक्वेशन था दोस्तों, मैं आपके लिए इक्वेशन यहाँ लिखता हूँ। जो हमारा इक्वेशन आया था, x² प्लस 4x माइनस 60 इक्वल 0। ओके, x² प्लस 4x माइनस 60 इक्वल 0। आपको पता है हम कैसे करते हैं, प्लस 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 माइनस
माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस, पहला प्लस ऐसे रखो, दूसरा कैसे मिलेगा प्लस माइनस माइनस, और तीसरा प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस करके हमें 4 चाहिए, हमें क्या चाहिए माइनस करके 4 चाहिए, और उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए दोस्तों 60 चाहिए। तो बताओ बताओ कितना आएगा, सबका कमेंट्स आना चाहिए दोस्तों, कितना आएगा 10 6 जा 60 एंड 10 में से 6 माइनस करूंगा तो दोस्तों कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4। तो मैं अभी लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसके जगह मैं इसको रखूँगा 10x माइनस 6x, आगे वाला ये 60 इक्वल 0। ओके, अब इसको माइनस तो मत ले लेना। ओके, अब दोनों का ग्रुप, दोनों में से कितना कॉमन आने वाला है दोस्तों बताओ, अब तो पता रहना चाहिए, इतने क्वेश्चंस हो गए। x कॉमन आएगा, यहाँ 2x था तो 1x बचा, प्लस एक ही x था बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 10 माइनस, दोनों में से कितना कॉमन आने वाला है 6, क्योंकि 6 के टेबल में 60 आता है, वेरिएबल कोई नहीं है तो बस 6 बाहर निकालूंगा। यहाँ क्या बचा x माइनस माइनस प्लस, 6 10 जा 60 इक्वल 0। ओके, अब दोस्तों कॉमन वाले मैं एक साथ पहले ले लेता हूँ। कॉमन क्या था x प्लस 10, और इधर क्या बचा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आपको पता है क्या करना है, क्या करना है बोलो, दोनों साइड 0 को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, x प्लस 10 इक्वल 0 और x माइनस 6 इक्वल 0। अब क्या होगा दोस्तों आगे बताओ, ये सब चीज़ें आती है इसलिए मैं फटाफट चल रहा हूँ। प्लस 10 इक्वल की साइड गया तो क्या प्लस 10 इक्वल की साइड गया तो क्या होगा माइनस 10, और माइनस 6 इक्वल की साइड जाएगा तो क्या बचेगा प्लस 6। तो दोस्तों देखो ये तो माइनस में आ गया, आपको पता है माइनस में आ गया, तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ। x हमारा किसका था, हमारा x किसका था पता है ना आपको, x किस चीज़ का था, नंबर ऑफ पोर्ट्स था, नंबर ऑफ पोर्ट्स कितना बनता है वो हमें था। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू, इसको ऐसे कट कर देता हूँ, चलो -10, x इक्वल टू -10 नंबर ऑफ पोर्ट्स कैन नॉट बी नेगेटिव। आगे लिख लो दोस्तों क्योंकि जगह नहीं है, नेगेटिव, नंबर ऑफ पोर्ट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 आ गया, x इक्वल टू 6 आ गया। अब दोस्तों आपको ये पता चल गया x इक्वल टू 6 क्या था हमारा, हमें क्वेश्चन में आप इधर देखोगे तो हमें क्या निकालना था, लेट द नंबर ऑफ पोर्ट्स मिस्टर कासम मेक्स पर डे। तो हमें पता चल गया मिस्टर कासम कितने पोर्ट्स बनाते हैं, x इक्वल टू 6 पोर्ट्स बनाते हैं, x इक्वल टू 6 पोर्ट्स बनाते हैं। अब प्रोडक्शन कॉस्ट तो एकदम सिंपल आ गया दोस्तों, प्रोडक्शन कॉस्ट बताओ कैसे फाइंड करूंगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पर पोर्ट कैसे फाइंड करूंगा बताओ मुझे फटाफट, ₹600 डिवाइडेड बाय x। अब 600 डिवाइडेड बाय x कितना था हमारा 6, तो कितना आ जाएगा बोलो, 600 डिवाइडेड बाय x कितना आ जाएगा हमारा 100, कितना आ जाने वाला 100। मतलब एक पोर्ट का, बार बार देखो फ़ोन आ रहा है आपको डिस्टर्ब हो रहा है, टेंशन मतलब थोड़ा सा ही हम इस पर फोकस करो। तो ये होने के बाद ₹100 एक पोर्ट का खर्चा कितना आ गया ₹100, कितना आ गया ₹100। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, एक पोर्ट का खर्चा कितना आ गया ₹100। और लास्ट में लिख देना जो भी अपने को क्वेश्चन जो भी पूछा था, नंबर ऑफ पोर्ट्स मिस्टर कासम मेक्स पर डे, कितना नंबर ऑफ पोर्ट्स बनाता है 6। इसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था कि पर पोर्ट का खर्चा कितना आता है, पर पोर्ट का खर्चा कितना था ₹100। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को फिर से बार बार पीछे करके देखें और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों बस समझना इसमें यही है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पोर्ट्स 600 दिया हुआ है और एक पोर्ट का निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और आगे आपको पता है इसके आगे वाला ये लिखो, उसके आगे जो दिया है उस इक्वेशन को, और आगे तो आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने आना चाहिए। ओके दोस्तों, जो x आ गया तो x हमारा क्या है कि नंबर ऑफ पोर्ट्स कितना बनाता है, और उसको हमने डिवाइड किया तो हमें कॉस्ट भी टोटल मिल गया। लास्ट में हमें आपको स्टेटमेंट लिख देना है। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके दोस्तों, तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। पहले क्वेश्चन नंबर 7 पहले बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के चांसेस पूरे हैं, इसलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ पहले उसको समझ लो अच्छे से।
Pratik takes 8 hours to travel 36 kilometers downstream and return to the same spot. The speed of boat in a still water is 12 kilometers per hour. Find the speed of water current. ओके दोस्तों, मुझे पता आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, पोटेंशियल मतलब प्रदीप सर है आपके साथ। प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर। प्रतीक को 8 घंटा लगता है डाउनस्ट्रीम 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न, मतलब 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम टोटल कवर करने में उसको कितना टाइम लगता है? 8 घंटा। मुझे पता है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम क्या होता है, बताता हूँ, टेंशन मत लो। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, मतलब जब पानी रुका हुआ रहता है उस समय बोट का जो पानी, स्टील वाटर मतलब पता है जो रुका हुआ पानी रहेगा उसमें बोट का स्पीड कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर। कितना स्पीड है? 12 किलोमीटर आवर। ध्यान से सुनना, जो रुका हुआ पानी होगा उसमें जो बोट की स्पीड होगी वो कितनी होगी? 12 किलोमीटर आवर। अपने को किसका फाइंड करना है? स्पीड ऑफ वाटर करेंट, मतलब अपने को किसका स्पीड फाइंड करना है? वाटर का स्पीड फाइंड करना है। किसका? वाटर का। अब दोस्तों मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ध्यान देना उस पर। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम क्या होता है? जब भी बोट और पानी दोनों एक ही साइड जा रहे हैं, मतलब पानी का फ्लो भी इस साइड है और बोट भी इसी साइड जा रहा है, तो ये हो जाएगा डाउनस्ट्रीम। क्या हो जाएगा दोस्तों? डाउनस्ट्रीम। बोट और पानी दोनों एक साइड जा रहे हैं तो वो हो गया डाउनस्ट्रीम। और क्वेश्चन एक और है, पानी का स्पीड जो भी होगा और बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि पानी का जो स्पीड होगा प्लस बोट का जो इसके इंजन के थ्रू स्पीड मिलता है और दोनों स्पीड मिलके बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बट वही अगर पानी की स्पीड ऐसी और बोट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो ये होगा अपस्ट्रीम। क्या होने वाला है? अपस्ट्रीम। पानी का स्पीड कैसे है दोस्तों? ऐसे, और बोट कैसे आ रहा है? इस साइड आ रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको पता है जो पानी की स्पीड है वो बोट की स्पीड को क्या करेगी? कम करेगी, जिसके कारण बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ओके, तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम आपको समझ में आ गया होगा, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो डाउनस्ट्रीम मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, अपस्ट्रीम मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ इसको। ओके, तो हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है? फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करेंट। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करेंट। तो मैं लिखता हूं, कैमरामैन दिखाई दे रहा है? यस सर। लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। हमें यही फाइंड करना था, स्पीड ऑफ वाटर फाइंड करना है। हमें स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ स्टील वाटर में, पर हमें क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ वाटर करंट फाइंड करना है। तो लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब टोटल डिस्टेंस दोस्तों कितना है? टोटल डिस्टेंस 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर। एक एक चीज़ जो दिया हो मैं लिखते जा रहा हूँ। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर में बोट की स्पीड कितनी है दोस्तों? बताओ फटाफट। 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आगे, ये इसके आगे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको समझना है। स्पीड ऑफ द बोट while गोइंग डाउन मतलब वही डाउनस्ट्रीम। द स्पीड ऑफ द बोट वाइल गोइंग डाउन मतलब कि जब वो बोट नीचे जा रहा है, बोट जब नीचे जा रहा है तो उसका स्पीड कितने होने वाला है? तो आपको पता है, आपको मैंने ये बात पहले ही बता दिया कि जब बोट और पानी दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो पहले ये चीज़ें याद कर लो। जो स्पीड ऑफ बोट का स्पीड कितना था? 12 किलोमीटर। और जब बोट और पानी दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा? क्योंकि मैंने बताया था जब बोट
और पानी दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी, दोनों स्पीड मिल जाएगी। अगर मान लो हवा एक साइड बह रहा है और उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा। पर अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप जाओगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ये बोट की स्पीड है, ये किसकी स्पीड है, वाटर की, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, जब सेम डायरेक्शन में होंगे। अब चलते हैं स्पीड ऑफ द बोट while coming down। चलो यहाँ लिख देते हैं। जब वो वापस आएगा तो पानी तो उसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाक से बताओ मुझे, 12 माइनस एक्स, और यहाँ भी किलोमीटर, क्योंकि स्पीड है, किलोमीटर पर है। दोस्तों समझ में है, मैंने लिख दिया स्पीड ऑफ वाटर करंट x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 36 किलोमीटर। फिर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना था, 12 किलोमीटर आवर। अगर सेम डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों। अब आगे एक फार्मूला लिखने वाला हूँ दोस्तों, उस पर ध्यान देना अच्छे से। ये फार्मूला GTN को आता होगा, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। आता है कि नहीं दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन मैंने टाइम लिख दिया, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोस्तों आपको सबको पता है कि हमें ये पता है कि टोटल उसको डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, 8 आवर। कितना लगा, 8 आवर। तो हम इसको थोड़ा ऐसे लिख देंगे जो हमारा इक्वेशन आगे काम आएगा। टाइम required by the boat for downstream। जब टाइम कितना लगा, टाइम रिक्वायर्ड बाय बोट फॉर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम के लिए उसको कितना टाइम लगा, आपको पता है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना होता है, टाइम रिक्वायर्ड बाय बोट फॉर डाउनस्ट्रीम, मतलब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस दोस्तों आपको पता है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 36। कितना डिस्टेंस है, 36। और स्पीड कितना, नीचे स्पीड है, स्पीड आपको पता है डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है, 12 प्लस एक्स। ओके दोस्तों, और यहाँ लिख देते हैं हार्स, क्योंकि टाइम का वो यूनिट है, आपको पता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, सेम टू सेम दूसरे का भी वैसे लिखेंगे। टाइम रिक्वायर्ड बाय द बोट फॉर अप स्ट्रीम। ओके, टाइम रिक्वायर्ड बाय बोट फॉर अप स्ट्रीम, मतलब वापस आने के लिए, ऊपर वापस आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो सेम टू सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना गया दोस्तों, 12 माइनस एक्स, डिस्टेंस कितना, 36, और स्पीड कितना है, 12 माइनस एक्स। और आगे क्या लिखेंगे, और दोस्तों समझ में आया कि नहीं समझ में आया। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, बस आपको पता है फॉर्मूला, यहाँ से मैंने लिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 36 इसमें भी है, 36 इसमें भी है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया आपको पता है, 36 अपॉन 12 प्लस एक्स और 36 अपॉन 12 माइनस एक्स। यहाँ लिखा 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। 36 किलोमीटर उसने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या किया था, डिस्टेंस कवर किया था। तो टोटल डिस्टेंस आपको पता चल गया 36 अपॉन 12 प्लस एक्स और 36 अपॉन 12 माइनस एक्स। दोस्तों कोई डाउट है यहाँ तक, कोई भी डाउट है आपको? अब चलेंगे फ्रॉम दी गिवन कंडीशन। फ्रॉम द गिवन कंडीशन में दोस्तों ध्यान देना एकदम अच्छे से। फ्रॉम द गिवन कंडीशन में जो हमें दिया था वही, प्रतीक टेक्स 8 आवर टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। मतलब 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर उसने कवर किया हुआ है।
तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन में आपको पता है फॉर्मूला हमने लिखा है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ ध्यान देना, पहले वाले का डाउन स्ट्रीम का क्या है 36 अपॉन 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स, प्लस अप स्ट्रीम का कितना है 36 अपॉन 12 माइनस एक्स, और दोनों को कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है 8 आवर्स। कितना टाइम लग रहा है 8 आवर्स। ओके, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है आध घंटा। ये हमें दिया हुआ, प्रति टेक्स 8 आवर टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। 8 घंटा उसको दोनों काम करने के लिए लग रहा है। ओके, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। दोनों में से 36 दोनों में, तो 36 कॉमन आ जाएगा दोस्तों। यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 माइनस एक्स, इसको इसे लिख दो। ओके, ये कैंसिल कर दो। 36 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 माइनस एक्स इक्वल टू 8, इक्वल टू 8। ओके दोस्तों, अब 8, चलो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा। ओके, 36 दोनों में कॉमन है, तो 36 हमने बाहर निकाली। यहाँ क्या बचे 1 अपॉन 12 प्लस एक्स, बीच में क्या है प्लस, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन 12 माइनस एक्स इक्वल टू 8। अब 36 कहाँ आ जाएगा दोस्तों, फटाक से बताओ 36 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। कहाँ आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 1 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 माइनस एक्स, 8 अपॉन क्या आ जाएगा ये 36। अब 1 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 माइनस एक्स, ये समझा ना मैंने प्लस क्यों लिया, क्योंकि दोनों को करने में टोटल 8, इसलिए दोनों को प्लस किया हुआ है। टोटल करने में कितना टाइम लगता है दोनों को टोटल करने में, इसलिए प्लस लिया हुआ है। ओके, अब देखो दोनों को 4 के टेबल में चला जाता है। 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36। दोस्तों कोई डाउट है क्या आपको, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो यहाँ आ जाएगा 12 माइनस एक्स, बीच में क्या है प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा 12 प्लस एक्स, और नीचे 12 प्लस एक्स और 12 माइनस एक्स। दोस्तों पता है ना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ। अब यहाँ क्या बचा 2 अपॉन 9, क्या बचा 2 अपॉन 9। अब दोस्तों आगे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या होगा कैंसिल। 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, 12 और 12 24। ओके, अब नीचे और मज़ेदार है दोस्तों, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, a ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा, तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस हमारे लिए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इक्वल टू 12 अपॉन 9। दोस्तों यहाँ तक कोई भी डाउट है आपको, फटाफट बताओ, कोई डाउट होगी, मैं पेज पलटने जा रहा हूँ। कोई डाउट, एकदम सिंपल है दोस्तों। जो करंट स्पीड था उसको हमने ले लिया डाउन, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 36 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 36 किलोमीटर। स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर कितना है 12 किलोमीटर। फिर स्पीड ऑफ बोट मैंने बताया अप स्ट्रीम 12 प्लस एक्स, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर हमें टोटल टाइम यहाँ दिया था, इसलिए एक एक का हमने टाइम निकाला, टाइम रिक्वायर्ड बाय बोट डाउन स्ट्रीम। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 36, स्पीड कितना 12 प्लस एक्स। फिर से यहाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और दोनों को प्लस कर दिया क्योंकि टोटल टाइम कितना लग रहा है 8 आवर्स, तो 8 लिख दिया। फिर 36 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाले 36 किस में आ गया डिवाइड में आ गया, डिवाइड में आने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया। दोस्तों आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, ये तो फिक्स है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना एकदम अच्छे से। अब 24 ओके। अब दोस्तों जैसे हमने यहाँ ये किया था, अब एक बार हम लोग इस पर ध्यान दे देते हैं। 12 स्क्वायर का कितना हो जाएगा बताओ फटाफट, 144। कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर का कितना हो जाएगा 144। आगे क्या है एक्स स्क्वायर, और इसके आगे क्या बचा 2/9। कितना बचा 2/9। अब आगे दोस्तों, और अब हम क्या करेंगे जल्दी बोलो, 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई।
तो 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 18 और 3 21, कितना हो गया 21। ओके, अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इसके साथ, चलो ये मैं लिख के दिखाता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब 216, 144 2 ज़ा 144 2 ज़ा कितना हो जाएगा दोस्तों, अब तो कर लो ये 88, और ये कितना हो जाएगा 2x², कितना आएगा 2x²। अब आगे दोस्तों प्रदीप सर ने ये बताया था स्टार्टिंग से कि अगर x² हाईएस्ट इंडेक्स वाला नंबर माइनस में है तो उसको हमेशा प्लस में कर दो, तो आपके लिए सिंपल होगा। तो इस बार ये माइनस में है तो इधर वाले सब नंबर कौन से साइड आएंगे, राइट हैंड साइड आएंगे। कौन से साइड, राइट हैंड साइड, तो इसको इस साइड लेके आओ। तो ये क्या हो जाएगा 2x², ओके 2x², ये 288 प्लस में इक्वल की साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, किस में हो जाएगा, माइनस में। और उसके साथ ही दोस्तों कौन है ये, प्लस 216 इक्वल 0। समझ में आया कि एकदम स्लो जा रहा हो। -2x² इस साइड आया तो किस में हो गया, प्लस में हो गया। 288 प्लस में तो इक्वल की साइड आया तो क्या हो गया, माइनस में, और प्लस 216। दोस्तों कोई डाउट है, डाउट है कि आप फटाफट बोलो डाउट है। अब आगे लिखता हूँ 2x² प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, अब माइनस करोगे 8 में से 6 माइनस हुआ तो दोस्तों कितना बचेगा बोलो फटाफट, 2, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 8 में से 1 माइनस हुआ तो कितना आएगा 7, और 2 में से 2 चला ही गया, इतना तो आपको पता होगा, और इक्वल टू 0, कितना आएगा, इक्वल टू 0। अब दोस्तों अब दोनों साइड देखो, दोनों में से कॉमन क्या आने वाला है, 2 कॉमन आने वाला है। ओके, अंदर क्या बचा, x² माइनस 36 इक्वल 0, 36 इक्वल 0। अब 2 मल्टीप्लाई में, 2 किस में मल्टीप्लाई में, इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में कर लेते हैं हम। x² माइनस 36, चलो इसको देना है ब्रैकेट दे दो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, 0। तो ये क्या बचा, x² 36 इक्वल टू 0। अब दोस्तों कुछ ये फिर से दिखाई दे रहा है क्या, कुछ समझ में आ रहा है इधर क्या होगा अभी, x² ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a² माइनस b², तो इसको लिखूंगा एक बार मैं प्लस में, एक बार किस में लिखूंगा, माइनस में, इक्वल टू 0। अब दोनों साइड 0 क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, दोनों साइड 0 डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। x प्लस 6 इक्वल 0 और x माइनस 6 इक्वल 0। ओके, देन ये कलर बार बार चेंज आपके लिए कर रहा हूँ मैं तो लाइफ में अपने कभी कलर चेंज नहीं किया हूँ। x इक्वल टू प्लस 6 इक्वल की साइड गया तो -6, और -6 इक्वल की साइड गया तो किस में हो जाएगा दोस्तों, +6 में, किस में हो जाएगा, +6 में। दोस्तों कोई डाउट है यहाँ तक, आपको पता ही है कि यहाँ हमें माइनस नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ जो स्पीड ऑफ वाटर कैन नॉट बी नेगेटिव है, इसलिए हम नहीं लेंगे इसको। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ वाटर, क्योंकि ये x किसका था, स्पीड वाटर का, करंट स्पीड ही था ना, तो माइनस थोड़ी होगा। स्पीड ऑफ वाटर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो फाइनल हमारा जो आंसर आ गया वो आंसर क्या आ गया दोस्तों, स्पीड ऑफ द वाटर करंट इक्वल 6 किलोमीटर पर आवर। यही तो दोस्तों हमें फाइंड करना था, यही फाइंड करना था ना। अगर आगे आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का भी आंसर निकालना तो आप निकाल सकते हो, जो भी अब आपको x की वैल्यू मिल चुकी है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। यहाँ अगर इसका टाइम निकालना है तो आप यहाँ x की वैल्यू पुट करके आप टाइम निकाल लो कि अपस्ट्रीम के लिए कितना लगा और डाउनस्ट्रीम के लिए कितना टाइम लगा। पर अपने को जितना पूछा है उतना ही करो, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। और दोस्तों इसमें है कुछ नहीं, जो चीज़ लिखा था वही मैंने लिखा, बस याद रखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम के लिए प्लस, अपस्ट्रीम के लिए माइनस, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के लिए प्लस, अपस्ट्रीम के लिए माइनस। देन अगेन टाइम का फॉर्मूला जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस की वैल्यू पुट किया स्पीड, फिर दोनों को ऐसे ही किया और फाइनली हमारा आंसर आ गया। दोस्तों क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें लिखा हुआ है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर एक टेक्स्ट बुक लेके सामने बैठना, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क। इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक्स टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। दोस्तों क्वेश्चन बहुत मतलब ट्रिकी नहीं बोला जाए, मैं तो हमेशा सिंपल ही बोलता हूँ, बहुत सिंपल है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत सिंपल है। पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क, मतलब निशु को जो भी काम कर रहा होगा, अगर वो काम पिंटू को करने के लिए दिया जाए, पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ द निशु टू कंप्लीट अ सर्टन वर्क, मतलब जो काम निशु कुछ ही दिन में कर लेता है और उससे 6 दिन ज़्यादा उस काम को करने के लिए किसको लगता है? पिंटू को। पिंटू अगर कोई काम 10 दिन में कर लेगा, अगर निशु कोई काम 10 दिन में कर लेगा तो पिंटू को वही काम करने में कितना दिन लगेगा? 16 दिन लगने वाला है। कितने दिन लगने वाला है? तो आपको पता है कि यहाँ आलसी कौन है। ओके, निशु कोई काम कर लेगा, मतलब कोई भी काम मान लो 10 days में कर रहा है, निशु अगर कोई भी काम 10 days में कर रहा है तो पिंटू उस काम को कितने दिन में करेगा? 16 days में। कितने दिन में? 16 days में। तो कंपैरिजन निशु के साथ किया है बाद में, तो निशु को हम लेंगे, क्या लेंगे? उसके डेज को हम लोग क्या लेने वाले दोस्तों? तो आराम से एकदम समझो क्वेश्चन को। तो समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन में ये दिया है कि निशु कोई काम कर रहा है, उसी काम को अगर पिंटू करता है तो उससे 6 दिन ज़्यादा लगता है। अगर दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? 4 दिन में। 4 days में कंप्लीट कर लेंगे। बट हमें निकालना है कि एक को कितना दिन लगता है काम करने में, एक को कितना दिन लगता है उस काम, अगर अकेले करें वही काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से। लेट द number of days taken by Nishu to complete the work. Let the number of days taken by Nishu to complete the work, कितना दिन लगने वाला दोस्तों बताओ? बी एक्स, क्योंकि निशु का बाद में दिया तो हमने लिखा लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय निशु टू कंप्लीट द वर्क बी एक्स। ओके, अब किसका लिखेंगे बताओ फटाफट? एंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय कौन? पिंटू टू डू द सेम वर्क। ओके दोस्तों, सेम काम करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा बताओ? x + 6। अगर इसको उससे 6 ज़्यादा, किससे 6 ज़्यादा लगने वाला है दोस्तों? निशु से 6 दिन क्या लगने वाला है? उसको ज़्यादा लगने वाला है। अब यहाँ से एक चीज़ समझना है दोस्तों, यहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और किसी को समझ में नहीं आता, पर GTN को जरूर समझेगा दोस्तों, एकदम ध्यान देना। यहाँ पहले मैं बताता हूँ, यहाँ लिख के बताता हूँ। अगर मान लो कोई एक काम आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है, कोई भी एक काम 2 दिन में कंप्लीट करना है, तो आप उसको कैसे लिखोगे? 1 + 2 1 + 2। तो 1 + 2 1 + 2, एक काम कोई 2 दिन में करना है तो उसको लिखोगे कैसे? 1 + 2 1 + 2। अगर कोई भी एक काम 3 दिन में कंप्लीट करना है तो उसको कैसे लिखोगे? 1 + 3 1 + 3 1 + 3। अगर कोई काम 10 days में, एक काम कोई 10 days में करना है, एक ही काम दिया उसको 10 days में आपको करना है, तो कैसे लिखोगे? 1 + 10, ऐसे 10 टाइम लिखोगे। 1 + 10 1 + 10 1 + 10 1 + 10 1 + 10 अप टू 10 टाइम तक लिखोगे। अगर एक काम कोई 4 days में करना है, एक काम कोई भी कितने डेज में करना है? 4 days में, तो कैसे लिखोगे? 1/4 1/4 + 1/4 + 1/4। ओके, तो पता है ना, 4 दिन में करोगे तो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, 10 दिन में करोगे तो 10 दिन में डिवाइड होगा एक काम। ओके, तो सेम टू सेम लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय निशु टू कंप्लीट द वर्क बी एक्स। निशु को जो टाइम लग रहा है उसको x लिया, और वही काम पिंटू को करने में कितना दिन लगेगा? उससे 6 दिन ज़्यादा, तो हमने उसको क्या ले लिया? x + 6। आगे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया हो क्योंकि मैंने वहाँ बताया, पर मैं लिखता हूँ। वर्क डन बाय निशु, सबसे पहले निशु इन 1 day। वर्क डन बाय निशु इन 1 day, जैसे बताया था, मैंने बोला था वर्क डन बाय निशु इन 1 day, 1 day एक दिन में। तो
यहाँ में लिखा था लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय निशु टू कंप्लीट द वर्क, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय, अभी हमें नंबर ऑफ डे नहीं पता है, हमारा नंबर ऑफ डे कितना है, तो हम इसको लिखेंगे 1/x। एक दिन में वो काम एक दिन में ख़त्म कर रहा है, वो काम एक दिन में ख़त्म कर रहा है, पर कितना दिन लगने वाला मुझे पता नहीं है। कितने दिन को देखो मैं डिवाइड कर रहा था, यहाँ 2 डेज था तो 1/2 लिख रहा था, पर यहाँ मुझे पता नहीं है कितना है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा 1/x। सेम टू सेम पिंटू को क्या लिखूंगा 1/x + 6, क्योंकि मुझे दिन नहीं पता। यहाँ 3 डेज पता था तो 3 लिखता था, या 10 पता था तो नीचे 10 लिखता था, पर यहाँ मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं उसको डिवाइड में लिख रहा हूँ। और सेम टू सेम दूसरे को वर्क डन बाय निशु, वर्क डन बाय पिंटू, पिंटू बहुत आलसी आदमी है, पिंटू इन 1 डे। कैसे, पिंटू का भी 1 डेज, अभी कितने दिन में होता है पर 1 डेज का लिखेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट ही 1 डेज का क्या लिखेंगे 1/1 क्या लिखेंगे x + 6। मैंने पता है कि टोटल डेज अपने को पता नहीं है, इसलिए हम लोग उसको किस में लिख रहे हैं, डिवाइड में 1/x + 6। अब आगे हमें क्या लिखा है कि अगर दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं, दोनों एक साथ मिलके करेंगे, दे बोथ complete the work in कितने 4 डेज में। दे बोथ कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज। आपको पता है वो चारों मतलब वो दोनों अगर मिल जाते हैं तो वही काम कितने दिन में कर लेंगे, 4 डेज में कर लेंगे। अब लिखेंगे दोस्तों फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन दोस्तों, ये क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूँ, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने को बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आने वाला है। फ्रॉम द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन में दिया हुआ है वही, क्या दिया, इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो पहले वाले का निशु जी का क्या है 1/x, और दूसरे का क्या है पिंटू जी का क्या है 1/x + 6। अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो वही काम 4 डेज। देखो डेज को मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ भी 1/ क्या लिखूंगा 4 लिखूंगा। ओके, डेज को मैंने नीचे लिखा, कैसे नीचे लिखा मैंने बता दिया। तो अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो वही काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 4 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। कितने दिन में, 4 डेज में। अब दोस्तों आगे एकदम अच्छे से ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, और दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x + 6 1 x + 6 प्लस x + 1 x + 1, और फिर इसके बाद इसको इसके साथ x + 6 इक्वल 1/4। दोस्तों समझ में आया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, और ये दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, और प्रैक्टिस बार बार करना पड़ेगा। ये चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम है, लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है तो थोड़ा बहुत तो मज़ेदार क्वेश्चन होगा ही। 1x 2x + 6, ओके, ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, x x² + 6x इक्वल 1/4। अब दोस्तों आगे का आपको पता है, आगे हम क्या करेंगे, बोलो फटाफट, कमेंट सबका आना चाहिए। आगे हम क्या करने वाले, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आराम से हो जाएगा। चलो फटाफट, 4 को आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, x² + 6x1 कितना हो जाएगा, x² + 6x1 यही होगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। अब ये मत बोलना सर ने इधर लिख दिया, चलेगा। 4 2 8x, 6 4 कितना होगा, बोलो फटाफट, 24, 6 4 24। अब दोस्तों आपको पता है अगर x प्लस में है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा रहेगा। बाकी सभी वेरिएबल और जो भी नंबर होगा उसके पास लेके आ जाओ, क्योंकि हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। अब x² + 6x, 8x इस साइड आया तो क्या हो गया -8x, 24 इस साइड आया तो -24 इक्वल टू 0। अब दोस्तों आगे x² प्लस माइनस 8 में से 6 गया, 2 बचा, और बड़े बिगर नंबर का साइन किसको, माइनस को, तो ये हो गया 2x -24 इक्वल टू 0। अब प्रदीप सर जैसे बताते हैं, आपको पता है
दोस्तों आरव सेठ ने इधर कुछ गिरा दिया था जिसके कारण मुझे कटिंग करना पड़ा, क्योंकि पूरा मेहनत बेकार हो गया। अगर पूरा फिर से लिखता तो बहुत डबल मेहनत लग जाता, इसलिए मैंने वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, थोड़ा मस्ती करते करते यार उसको गिरा दिया। तो सॉरी, मैंने उतने पार्ट को कटिंग कर दिया। अब नीचे लिखता हूँ क्योंकि आगे थोड़ा सा ही बचा हुआ था और उसके लिए मुझे पूरा करना पड़ता, इसलिए मैंने उसको कटिंग कर दिया। क्या करे, घर पे रहे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो ही जाता है। चलो चलते आगे। आगे का तो वैसे आपको आता भी होगा दोस्तों। तो माइनस 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 प्लस माइनस 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 क्या होगा, प्लस। ओके, अब प्लस माइनस 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 क्या होगा, प्लस। प्लस माइनस माइनस माइनस, ऐसे दो नंबर सर्च करो जिसको माइनस करके कितना है दोस्तों, माइनस करके 2 आए, और उसी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके कितना है, 24 आया। कितना है, 24। तो बताओ फटाफट, 6 4 जा 24, 6 4 जा कितना होगा, 24। अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। ओके, अब आगे बढ़ेंगे हम। दोनों के ग्रुप में बताओ क्या कॉमन आने वाला है, x। दोनों में से क्या कॉमन आने वाला है, x कॉमन आने वाला है। यहाँ 2x था तो 1x बचेगा, यहाँ एक ही x था तो बाहर आ गया 6 बचेगा, और ये क्या है, प्लस। अब दोनों में से वेरिएबल तो है नहीं, ओनली नंबर है, तो नंबर में 4 बाहर आएगा क्योंकि 4 के टेबल में 24 आता है दोस्तों। तो 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x प्लस माइनस माइनस 4 6 दा 24। अब दोस्तों बाहर वालों को एक साथ लिखूंगा। बाहर वाला क्या है, मतलब कॉमन, चलो पहले कॉमन लिख लेता हूँ। x माइनस 6 कॉमन, और क्या बचा, x प्लस 4। ओके, अब क्या करूँगा मैं, दोनों साइड दोस्तों बताओ, दोनों साइड 0 डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6, और x इक्वल टू -4। तो दोस्तों अब आपको पता है ये स्टेटमेंट, लास्ट ये वाला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -4 वर्क, ओके, कैन नॉट बी नेगेटिव। अब साइंस में मत चले जाना, पॉजिटिव और नेगेटिव और, ओके, यहाँ सॉल्व करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, नहीं तो मैं ही आपको बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव और कैन 0 और। तो यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, एक टर्म को हम कैंसिल कर देते, दूसरे टर्म को हम लेते। ओके, तो x इक्वल, तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, बताओ, x इक्वल टू 6 आ गया। x इक्वल टू 6 हमारा आंसर आ गया। ये 6 किसका है दोस्तों, बताओ मुझे, ये 6 किसका है, निशु का। निशु 6 दिन में अपना काम कंप्लीट करेगा, निशु 6 दिन में कंप्लीट करेगा। तो वही दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला सेट कौन है, x प्लस 6 वाले सेट है। x प्लस 6 मतलब 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12। तो 6 डेज में कौन कंप्लीट करेगा, निशु, और 12 डेज में कौन कंप्लीट करेगा, बताओ मुझे, पिंटू जी, आलसी जी। ओके, तो अब यहाँ जगह नहीं, आप लिख सकते हो कि निशु टेक्स 6 डे एंड पिंटू विल टेक 12 डेज। ओके, लिख सकते हो ना दोस्तों, लिख लोगे कि निशु टेक 6 डेज एंड पिंटू विल टेक 12 डेज टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। अगर वो अकेला काम करेंगे तो पिंटू को निशु को 6 दिन लगेगा और पिंटू कितना लगेगा, 12। अब स्टेटमेंट एक बार और सुन लो क्योंकि जगह नहीं है अभी लिखने का। निशु टेक्स 6 डे एंड पिंटू विल टेक 12 डेज टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। ओके दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। If 460 is divided by a natural number, question is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1, find question and divisor। तो दोस्तों अपने को डिवाइजर फाइंड करना है और क्वेश्चन फाइंड करना है, क्वेश्चन और डिवाइजर फाइंड करना है, बट क्वेश्चन के बारे में कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। तो किससे कंपैरिजन किया हुआ, डिवाइजर से कंपैरिजन किया हुआ है, इसलिए जो डिवाइजर है वो हम उसको क्या लेंगे, एक्स लेंगे। क्या लेंगे, एक्स लेंगे दोस्तों। तो लिखेंगे let the divisor be x, let the divisor be x। ओके दोस्तों, कोई डाउट है, एंड और क्या क्वेश्चन को भी फाइंड करना है हमें। क्वेश्चन के बारे में देखो लिखा, क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। तो हम इसको लिखेंगे एंड क्वेश्चन इक्वल क्वेश्चन, ध्यान दो, क्वेश्चन इज 6 मोर मतलब क्या, +6, 6 मोर मतलब +6।
देन 5 टाइम्स डिवाइजर, डिवाइजर कितना x है, तो 5 टाइम्स मतलब 5x। ओके दोस्तों, एकदम मस्त एकदम समझाया हूँ। लेट द डिवाइजर, डिवाइजर में x लिया और डिवाइजर के साथ क्वेश्चन को कंपैरिजन किया हुआ है, तो कितना मोर है यहाँ देखो, क्वेश्चन इज, इसलिए मैंने इक्वल लिख दिया कि आपको अच्छे समझ में आए। क्वेश्चन इज 6 मोर, 6 मोर मतलब प्लस 6, 5 टाइम्स द डिवाइजर, 5 टाइम्स द डिवाइजर, इसलिए 5 को x के साथ क्या किया दोस्तों, मल्टीप्लाई किया। अब आगे आपको एक फॉर्मूला आता होगा, मुझे ऐसा लगता है एक फॉर्मूला आता होगा, जो फॉर्मूला ये है दोस्तों, लिख दो जिसको आता होगा, वी नो दैट, जिसको आता होगा वही लिखेगा, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू, आगे क्या आएगा फटाफट बोलते जाओ, क्वेश्चन प्लस, आता है कि नहीं फॉर्मूला दोस्तों, बोलो। ओके, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये आता है ना फॉर्मूला, ये तो हमने बहुत पहले छोटे में पढ़ा होगा। अब डिविडेंड देखो लिखा है, ये 460 डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, तो डिविडेंड हमारे लिए क्या हो जाएगा 460, आप थोड़ा ऊपर लिख देना है, डिविडेंड इक्वल टू 460, वो सब मैंने लिखा नहीं, आप लिख देना। तो डिविडेंड हमें कितना दिया है 460 दिया हुआ है, डिवाइजर हमें कितना दिया है x दिया हुआ है, क्वेश्चन हमने फाइंड किया, क्वेश्चन कितना है 5x प्लस 6 और रिमाइंडर 1। दोस्तों ये सब लिख देना, ऊपर डाटा मैं लिखना भूल गया तो आप लिख देना, रिमाइंडर इक्वल 1, डिविडेंड इक्वल, गिवन डाटा में सबसे पहले यही लिखना, रिमाइंडर इक्वल 1, डिविडेंड इक्वल 460। ओके, डिवाइजर तो हमने ले लिया और क्वेश्चन हमारा 5x प्लस 6। तो दोस्तों कोई डाउट है इसके अंदर, कोई भी डाउट है? अब चलते हैं हम आगे, मार्कर चेंज करते हैं हम। 460 इक्वल x को अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करूंगा, 5x स्क्वायर 6x प्लस 1। दोस्तों कोई डाउट है? अब आपको पता है ये वाला नंबर प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस में, तो इधर कोई भी चीज़ चेंज मत करो, इसके पास कौन आएगा 460 आएगा, तो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, 460 इस साइड आता तो क्या हो गया माइनस 460, क्या हो गया माइनस 460। अब दोस्तों प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस, तो कितना बचेगा 459 इक्वल टू 0, क्योंकि इधर सब नंबर इस साइड आ गया तो इधर क्या बचेगा 0 और यहाँ भी इक्वल टू 0। ओके दोस्तों कोई डाउट है यहाँ तक? कोई भी आपको डाउट है? डाउट नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ से वही पुराना वाला चीज़ जो हम करते हैं, अब नंबर थोड़ा बड़ा है तो आपको थोड़ा बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस एंड प्लस, मतलब माइनस करके ऐसे दो नंबर सर्च करो, ऐसा दो नंबर सर्च करो जिसको माइनस करके 6 आए, माइनस करके कितना है 6 आए, और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देखो। अब स्क्वायर के साथ नंबर है दोस्तों, स्क्वायर के साथ क्या है नंबर है, 9 फाइजा कितना होता है बोलो फटाफट, 9 फाइजा 45, 9 फाइजा 45, 5 फाइजा 25 और अपना 4 कितना हो जाएगा 25 और 4 29, अभी भी अपने पास 2 बचा हुआ है। ओके 5 4 जा 20 और 2 22, तो कितना आ गया 2295। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर आपको ऐसा नहीं आता तो वैसा मैं मल्टीप्लाई करके अगली बार दिखाऊंगा। 2295 आ गया। अब हमें दो नंबर ऐसा सर्च करना है, जिसको मल्टीप्लाई करके 2295 है और उन्हीं नंबर का माइनस करके कितना है, माइनस करके 6 है। तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस को बाहर डी करके रखना पड़ेगा, या कुछ क्वेश्चंस को एक उसके बारे में बनाऊंगा कभी, टेबल कैसे फाइंड करते हैं, उसका एक तरीका होता है फाइंड करने का, बट यहाँ आपको डायरेक्ट में बता देता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो इसका आएगा 51 और 45, क्या आएगा 51 और 45। 51 और 45 को अगर हम माइनस करते, 51 और 45 को माइनस करते तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, क्या आने वाला है 6, क्या आने वाला 6, और दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करके देख लो, आपका आंसर आएगा 2295। तो दोस्तों पुट करते हैं हम इसके जगह पे 5x स्क्वायर प्लस 51x 45x माइनस 459 इक्वल टू 0। ओके अब क्या करेंगे,
दो दो का ग्रुप बना लेंगे दोस्तों, दो दो का ग्रुप बनाओ। दोनों में से बताओ क्या कॉमन आने वाला है। x निकाल लिया। अब दोस्तों अंदर क्या बचा ध्यान दो, या दोनों में से x निकाल लिया, यहाँ क्या बचा 5 और 2x था तो 1x बचा, प्लस 51 कितना बचा प्लस 51 माइनस। ओके, अब दोनों साइड तो x तो है नहीं दोस्तों, x है दोनों साइड, x नहीं है, बट 9 की टेबल में 45 जाता है, 9 की टेबल में 45 जाता है। ये 45 देख के मैंने 9 दिमाग से निकाला, 9 के टेबल में 45 जाता है, 9 5 जा 45 और ये भी चला जाएगा, 9 5 जा 45 और 9 1 जा 9, तो मैंने 9 बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा दोस्तों 9 5 जा 45 और x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 9 5 जा 45 9 1 जा 9, ओके, इक्वल टू हमारा 0। अब ये वाले जो कॉमन वाला नंबर है उसको एक साथ ले लेते हैं, 5x प्लस 51 और ये दूसरा क्या है x माइनस 9, कॉमन वाला एक साथ रखा, क्या बचा x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे दोनों को 0 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 5x प्लस 51 इक्वल 0 और x माइनस 9 इक्वल 0। ओके दोस्तों, तो हमारा आंसर 5x इक्वल माइनस 51 और x इक्वल टू 9, और यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5, माइनस 51 अपॉन 5 और x इक्वल टू 9। दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर आपको ये डिवाइड मल्टीप्लाई अगर ये नंबर नहीं मिल रहा है तो आप फार्मूला मेथड भी कर सकते हो, इसके आगे फार्मूला मेथड भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, पर मैं बोलूँगा फैक्टराइजेशन मेथड कि कुछ अरे क्वेश्चन सेम टू सेम ही आने वाला है बोर्ड में, टेंशन मत लो यही आने वाला है। तो हमें देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ इफ द 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, क्या लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, तो बताओ ये नेचुरल नंबर है क्या नेचुरल नंबर नहीं है, तो लिखोगे x इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है क्या दोस्तों बताओ, नॉट ए नेचुरल नंबर, ओके, माइनस 51 अपॉन 5 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो हमारा आंसर क्या आ गया x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9। तो अभी दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, तो x क्या था दोस्तों, देखो देखो लेट द डिवाइजर बी x, तो डिवाइजर हमें मिल गया, तो डिवाइजर क्या है बोलो फटाफट, इक्वल टू 9। एंड क्वेश्चन क्या है हमारा, एकदम मजेदार क्वेश्चन था दोस्तों, 5x प्लस 6, 5x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू 9 आई है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 45 प्लस 6 हो गया हमारा 51, 9 5 जा 45, 45 प्लस 6 51 हो गया। तो क्वेश्चन भी हमें मिल गया, डिवाइजर भी हमें मिल गया, तो लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर डिवाइजर 9 एंड क्वेश्चन इज 51। तो दोस्तों 9 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का और इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो देखो अभी बाद में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th मतलब लास्ट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके होंगे, आप भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अपने साथ बुक सब साथ में रखना दोस्तों, तो ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मैंने बोला टेक्स्ट बुक साथ में रखो तो ज़्यादा समझ में आएगा, और टेक्स्ट बुक के साथ नोटबुक भी रखना जिस पे आप प्रैक्टिस करते रहो। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये हमारा ट्रेपेजियम दिया हुआ है जिसमें ABC इज पैरेलल टू CD। किसको पैरेलल है, CD को क्या है पैरेलल है। एंड इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, हमें पूरे साइड्स का क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है दोस्तों। ABCD सबका हमें AB फिर इसके DC और AB और BC सबका क्या फाइंड करना है, हमें लेंथ फाइंड करना है। लेंथ फाइंड करने के बाद फिलिंग द एम्प्टी बॉक्सेस टू गेट सॉल्यूशन, मतलब आपको तो बॉक्स उसमें दिया हुआ है, आप अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे पूरा बॉक्स दिया हुआ है, पर ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट आपको करके दिखाऊंगा, आप डायरेक्ट आंसर वहाँ क्या करना है फिलअप कर लेना, ओके। बट आप पूरा ही करो तो आपको ज़्यादा मजा आएगा दोस्तों। तो हमें दिया क्या क्या है, पहले हम लोग वो सब चीज़ें लिख लेते हैं इसके अंदर, ओके। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स बताओ दोस्तों कौन सा है पैरेलल साइड, देखो ये एक दूसरे को पैरेलल है ना, ये और ये एक दूसरे को क्या है पैरेलल साइड। तो आपको लेंथ ऑफ पैरेलल साइड CD, पहले हम CD का लेंथ ऑफ पैरेलल साइड CD
सी डी का हम ले लेते हैं, पैरेलल साइड सी डी का कितना दिया है 2x + 1, ओके। एंड ए बी का कितना दिया है दोस्तों x सेंटीमीटर, ओके। तो 2x + 1 इसका दिया हुआ है और ए बी का क्या दिया हुआ है x सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्तों डाउट नहीं, एकदम क्लियर करते जाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और जैसे आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आता होगा दोस्तों 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो दोस्तों हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिखाई दे रहा है, ये वाला हाइट होता है। हाइट कितना है दोस्तों फटाक से बताओ, x - 4 सेंटीमीटर, x - 4 सेंटीमीटर। और एरिया कितना दिया हुआ है, जो ट्रेपेजियम का ए बी सी डी का एरिया है वो दोस्तों फटाक से कितना दिया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ पैरेलल साइड सी डी 2x + 1 सेंटीमीटर एंड ए बी x सेंटीमीटर। हाइट कितना x - 4, ओके। और एरिया कितना दिया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ तो कोई डाउट है आपको? अब सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी चीज़ हमें प्रूफ करना पड़ता है कि ट्रेपेजियम है, तो इसमें ऑलरेडी जो दिया वो वही लिखेंगे हम, वही जो दिया है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम और ए बी पैरेलल टू सी डी। जब ए बी पैरेलल टू सी डी है तभी तो ट्रेपेजियम है, ओके। तो ये हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ दोस्तों, गिवन है, ये हमें दिया हुआ है, ये हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, अपने मन की बातें नहीं है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती, टेंशन मत लो, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, बढ़ने वाला है, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, पर टेंशन मत लो, दुख की घड़ियाँ कम होती है, सुख ज़्यादा आएगा, ओके दोस्तों, तो टेंशन नहीं लेना है। तो ट्रेपेजियम हमें क्या है, ए बी सी डी एरिया, ये क्वाड्रिलेटरल जो ट्रेपेजियम दिया हुआ है उसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं एक बार, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ओके, इनटू क्या है हमारा हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब दोस्तों पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सा है दोस्तों फटाफट बताओ। पैरेलल साइड हमारा ये दोनों x और ये, तो दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा, प्लस कर लेते हैं, x प्लस, इसको ये वाला बॉक्स बना देता हूँ, x + 2x + 1, ओके, इनटू हाइट कितना है दोस्तों x - 4 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो दोनों साइड था, दोनों को हमने क्या किया, दोनों एक x था और दूसरा क्या था 2x + 1, तो दोनों को हमने क्या किया प्लस इनटू हाइट, ओके। और आगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, मतलब ये ट्रेपेजियम का हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना है हमारा 33, एरिया कितना दिया है दोस्तों 33। तो अब ये 2 डिवाइड में इक्वल की साइड आएगा तो दोस्तों किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 33 2 सा कितना होता है 66, कितना होता है 66। अब कितना बचा यहाँ, x + 2x + 1, ओके, x + 2x + 1, चलो मैं इसको इसी ब्रैकेट में लिखता हूँ, इंटू x - 4। अब x 2x और x कितना हो जाएगा दोस्तों 3x + 1, और ये क्या है हमारा x - 4। कोई डाउट है दोस्तों? अब आपको पता है, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पूरा इसके साथ, देन 1 को पूरे इसके साथ, और हमारा इक्वेशन की तरफ फ्रेम हो जाएगा 66। 3x को चलो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 3 × 1 = 3 और x कितना हो जाएगा x²। फिर 3x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ, 3 4 = 12, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पहले प्लस माइनस 3 4 = 12 और x, तो इसका हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब किसको करेंगे 1 को, 1x = 1 प्लस माइनस माइनस 4 1 = 4, ओके। 3x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने, देन 1x = 1 एंड 4 1 = 4 प्लस माइनस माइनस, ओके दोस्तों, डाउट है कुछ यहाँ तक? अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, 66 = 3x², ओके, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा बोलो, 11x - 4, क्योंकि बिगर नंबर को साइन माइनस का है। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? डाउट। अब आगे वाला प्रोसेस आपको पता है, ये वाला 66 कौन से साइड है जाएगा बताओ, हमारा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 3x² - 11x - 4
-66 का प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा -66 और इस साइड क्या बचेगा इक्वल 0। ओके, 3x² -11x -4, 66 इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो गया -66। दोस्तों देखो एकदम बच्चे की तरह बता रहा हूँ मैं। 3x² -11x माइनस 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 क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 66 प्लस 4 कितना हो जाएगा 70 और इधर क्या बचेगा इक्वल टू 0, इक्वल क्या बचेगा 0। अब फर्स्ट को लास्ट के साथ क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई फर्स्ट को लास्ट के साथ। चलो पहले सबसे पहले साइन माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 करके ऐसे दो नंबर सर्च करो जिसको माइनस करके 11 है। अब देखो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट के पास नंबर है तो इसलिए हमें फर्स्ट को लास्ट के साथ क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 7 3 21 और आगे वाला एक 0, मतलब मल्टीप्लाई करके अब 210 चाहिए। अगर जिसको ये सब नहीं आता तो फिर से फैक्टराइजेशन मेथड एक बार जाके अच्छे से समझ ले दोस्तों। और वैसे मैं समझा ही रहा हूँ 7 3 21 और 0, मतलब अगर यहाँ कोई भी नंबर है तो हमें फर्स्ट को लास्ट के साथ क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई करके दो नंबर का कितना चाहिए 210 और उन्हीं नंबर का माइनस करके कितना चाहिए 11। बहुत सिंपल है दोस्तों, एकदम सिंपल सा नंबर है। बताओ फटाफट कौन सा नंबर है, आपको सबको पता है 21 टेंजा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 210 और 21 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर कितना होगा 11। 3x² -21x जल्दी हो गया दोस्तों, नहीं वैसा कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत लो आप। 10x -70 इक्वल 0। अब तो यहाँ सर्दी जुकाम बोलते हुए भी डर लगता है। अब दोनों में से कॉमन कितना निकालेंगे दोस्तों, दोनों में से कॉमन कितना निकालेंगे 3 के टेबल में भी 21 आता है और x भी आता है तो कॉमन कितना निकलेगा 3 और x। अब 3 तो कॉमन आ गया, 2x था तो कितना x बचा 1x। 3 7 21 प्लस दोनों में से कॉमन कितना आएगा 10x। ओके, 10 से प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 10 7 70 इक्वल टू 0। अब कॉमन वाला नंबर x -7, बाहर वाला नंबर 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब दोनों साइड 0 क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, अब ये हो जाए x इक्वल टू +7, ये हो जाएगा x इक्वल टू +7 और ये क्या होगा 3x -10 और x इक्वल टू -10/3। ओके दोस्तों, x इक्वल टू -10/3। बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इसमें हमें सब में हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड। लेंथ ऑफ ऑल साइड, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ ऐसा लिखना पड़ेगा दोस्तों, अगर नहीं लिखोगे तो लेंथ तो मार्क्स कम मिलने के चांस है। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया x इक्वल टू 7, x इक्वल टू क्या आ गया 7 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ तो ये आ गया, मतलब क्या आ गया AB इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड कर रहा है दोस्तों CD, हाँ CD लिखा है ना, CD की वैल्यू कितनी है 2x + 1 तो 2x की वैल्यू कितनी है 7 2 सा कितना होगा 14 1 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों CD भी आ गया, AB मिल गया, CD मिल गया। अब देखो ये दोनों क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, आपको पता है कि अब ट्रेपेजियम में ये चीज़ें तो आपको पता होगा। तो ये देखो यहाँ साइन भी मैंने बना के रखा है तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं AD इक्वल BC इक्वल x -2। दोनों इक्वल है तो दोनों का एक ही जैसा होगा। लेंथ x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 7 - 2 तो 7 - 2 बताओ कितना होता है, कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर AB BC AB और सबका लेंथ अच्छे से लिख सकते हो। तो दोस्तों आपको सबका आंसर मिल गया। देखो AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर मिल गया, देन CD इक्वल टू 15 सेंटीमीटर मिल गया, फिर इसके AD और BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मिल गया। तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन में मैंने बता दिया सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट भी हमें दिया हुआ है।
और बहुत कलरफुल लिखवाया मैंने आपको। देखो मेरा पूरा हाथ कलर हो गया। तो शायद से आपको मज़ा आया होगा लेक्चर, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है दोस्तों। तो वर्ड प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। दिन भर हर क्वेश्चन को 2-2 3-3 टाइम आज ही प्रैक्टिस करो दोस्तों। ग्रुप में सेंड करना, जो हमारा ग्रुप बनाया उसमें 2 to 3 टाइम लिख के सेंड करना। मैं देखूंगा किसने किसने सेंड किया है, किसने नहीं सेंड किया है। और इसी के साथ दोस्तों आपका ये सेकंड लेसन पूरी तरह से ख़त्म हुआ। हमने हर क्वेश्चन करवाया, एक क्वेश्चन तक नहीं छोड़ा। अब जाके चेक करो, कोई सब क्वेश्चन नहीं करवाता, हमने सब के सब क्वेश्चन करवाए दोस्तों। आपको मज़ा आया होगा हमारे फर्स्ट लेसन के साथ। इसके बाद हम बढ़ेंगे, जो हमारा सेकंड लेसन है वो ख़त्म हो चुका है, तब बढ़ेंगे फर्स्ट लेसन की तरफ। बट मैं सोच रहा हूँ साइंस का पार्ट 1 भी स्टार्ट करूँ। तो अभी मैं डिसाइड करूँगा कैसे क्या करना है, अपनी प्लानिंग के साथ ही बढ़ूंगा दोस्तों। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट और प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए एक एनर्जी ड्रिंक होता है, जो हमारे अंदर एनर्जी का करंट ला देता है दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर अलजेब्रा होगा तो फर्स्ट लेसन, अगर साइंस होगा तो बताऊंगा मैं कौन सा लेसन है। ओके, थैंक यू सो मच।